नमस्कार। गौतम क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागतम। आज हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। सभी सेक्शन होंगे और इस प्रैक्टिस सेट को हमने 2 भागों में बांटा है। तो आज सेक्शन फर्स्ट कराते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इस पेपर को हमने सॉल्व कराते समय आपके जो ये क्वेश्चन हैं तो हैं, इनसे अदर जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन पे भी हमने विशेष ध्यान दिया है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, देखिए वीडियो को, और आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें देखिए पेपर जब हम ऑनलाइन सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें इससे मतलब नहीं होता कि टिक कितने हो जाएं। बशर्ते आप हर एक क्वेश्चन के जहन में जाके देखिए तो उससे रिलेटेड हमें और भी क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि सीटेट का जो पेपर आता है वो पूरा साइकोलॉजिस्ट बेस्ड आता है। उसमें बच्चे को ऑन एट ए टाइम ही माइंड लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ते समय उसके हर एक फैक्टर पे आप ध्यान दीजिए। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम आज स्टार्ट करा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो देखिए सेक्शन फर्स्ट है पेपर का। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। ये है आपका एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। देखिए क्वेश्चन में साफ दिख रहा है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। इसका मतलब ये है कि वो टीचर जो इस बात को कह रहा है वो लड़के लड़कियों में कोई ना कोई फ़र्क समझता है। या तो लड़के बनो, लड़कियाँ जैसा व्यवहार मत करो, इसका मतलब उसकी नज़रों में लड़की कमज़ोर है या व्यवहार कुशल नहीं है या कुछ भी फैक्टर निकलता हो। कहने का मतलब दोनों लड़के और लड़कियों में एक भेदभाव की धारणा को प्रकट कर रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सजातीय भेदभाव की परिचय लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़ धारण प्रकट करता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, इस जो क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो सी के खाते में जाता है, यानी सी आंसर इसका सही है। देखिए ये सी जो है ना, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़ धारणा प्रकट करता है। अब यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोलर वर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या किया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो देखिए क्वेश्चन है, ये आपका साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको याद हो तभी आप कर पाएंगे। तो इसमें जैसे कोलर वर्ग की बात करें तो कोलर वर्ग ने नैतिक विकास के चरण पर प्रभाव डाला है। किस पे? नैतिक विकास के चरण पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है? वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण करने पर, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो मैं चारों पॉइंट को आपको अवगत कराता हूँ। जैसे पुनर्वलन प्रदान करना, रेनफोर्समेंट क्या है कि जब आप कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो अगर वो सही काम कर रहा है तो हम कहते हैं शाबाश, जैसे शाबाश और बेटे, ऐसे जो शब्द हैं ये पुनर्वलन की क्रिया में ये पुनर्वलन के रूप में आ जाते हैं। परिपक्व का मतलब है कोई भी व्यक्ति इतना समझदार होना कि वो अच्छा बुरे की पहचान कर सके, अपने आप निर्णय ले सके, यानी परिपक्व होने। परिपक्व यानी कहने का मतलब एक वयस्क से भी ऊपर की श्रेणी है परिपक्व। अब है अनुकरण। अनुकरण का मतलब ये होता है बार बार कोई भी चीज़ हमें बार बार सुन के, यानी कोई बार बार हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो उससे बच्चा सीखते हैं। और तीसरा है वो चौथा है वयस्क और समवयस्कों के परस्पर क्रिया, यानी चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चा जो सीखता है वयस्क और समवयस्क यानी बड़े और छोटों के बीच में रह के सीखता है। तो हमारा जो आंसर जाता है तीसरे नंबर का वो डी के खाते में जाता है, वयस्क और समवयस्कों की परस्पर क्रिया करता है। नेक्स्ट बात करें हम व्यक्तित्व में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है।
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। अब यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पर चारों फैक्टर को मैं वो आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। वातावरण के प्रभाव, कहने का मतलब ये है एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, कहने का मतलब उसके आसपास के जो भी वातावरण है उसे कहते हैं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, यानी उन लोग आसपास के लोगों से रख रखाव, वहाँ के काम धाम, यानी सबसे जो प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं वातावरण। जन्म जात विशेष, यानी एक जन्म से ही एक विशेषता होती है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से, किससे? वंशान और वातावरण। देखिए यहाँ पर क्या है, ये चारों ऑप्शन में इसका जो आंसर जाता है वो सी के खाते में जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाएं, यानी अपने कुछ माता पिता के जो तुम्हारे पूर्वजों के लक्षण हैं वो क्रम बाई क्रम, और व्यक्ति वहाँ के वातावरण के बीच में रहता है, वो सब चीज़। कहने का मतलब सी के खाते में इसका आंसर जाता है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे ये कह रहा है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम नियोक्ता की पहचान कराता है? किसकी पहचान कराता है? अधिगम नियोक्ता की पहचान कराता है। तो देखिए ये है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। अधिगम नियोक्ता का यहाँ एक तात्पर्य रखे तो अधिगम नियोक्ता ये क्या है? अधिगम नियोक्ता का मतलब है कि आपको अधिगम में बाधा पहुँचाना, अधिगम में परेशानी आना। तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है, मनोभाव जल्दी जल्दी बदलना। यानी किसी भी व्यक्ति का मूड बार बार बदलेगा तो उसे कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। कहने का मतलब बार बार मूड बदलने से व्यक्ति के अधिगम में दिक्कत आती है। ये सब तीनों नहीं है, इसमें रॉन्ग है, ये पहला ही आंसर आपका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित जो शब्द है उसमें मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आप कोई भी अध्ययन करा रहे हैं, कोई भी आपको बच्चे को सिखाने की कोशिश करा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस शॉर्ट पर करा रहे हैं, जो भी कुछ करा रहे हैं, उसमें बाल केंद्रित का मतलब होता है पूरा फोकस बच्चे का माना जाएगा, यानी बच्चे को सर्वोपरि माना जाएगा, वो काम होता है बाल केंद्रित। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी बच्चे को ध्यान में रखना। तो इसका जो आंसर है, देखिए पहला है बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, ये एक ही फैक्टर है। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। और तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी में महत्व देना, यानी जो बच्चे हैं उनके अभिव्यक्तित्व, यानी अभिव्यक्तित्व का मतलब होता है बच्चे की भावना और उसकी सक्रिय भागीदारी में महत्व देना, यानी बच्चा कैसा आपको महत्व दे रहे हैं। तो कहने का मतलब बाल केंद्रित में यहाँ पर बच्चा इस ऑप्शन नंबर 3 में सर्वोपरि माना जा रहा है। तो यानी इसका जो आंसर जाता है वो सी के खाते में जाता है, और बच्चों के अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी में महत्व देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। देखो वंचित वर्ग का मतलब होता है ऐसा वर्ग जो हमारे सभी सुख साधन से वाकिफ नहीं है, यानी सुख साधन उसके लिए नहीं है, तो ऐसे वर्ग को हम वंचित वर्ग कहते हैं। तो वंचित वर्ग की जो शिक्षा जाएगी वो उस वंचित वर्ग का बच्चा होगा, शिक्षा आपको उसको कैसे देंगे? उसे बहुत सा लिखित कार्य दे देंगे, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे और उन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे, उस पर ध्यान न देकर। देखो यहाँ पर है, ये आपका जो आंसर है वो बी के खाते में जाता है और कहता है कि उनके बारे में अधिक जानकारी। कहने का मतलब आपका कोई बच्चा वंचित वर्ग से है तो पहले उससे आप जानकारी लेंगे उसके बारे में और जानकारी का प्रयास करेंगे, उसके बाद उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। क्योंकि भाई आप टीचर लोग हैं, आप लोगों का दायित्व है, आपका कोई बच्चा कमज़ोर है उसको सिखाना, बच्चे की समस्या को सॉल्व करना। और जो तीनों जो क्वेश्चन है ना, ये बचे हुए ऑप्शन है, आपको बच्चे को कहीं ना कहीं अलग कर रहे हैं, जबकि आपको बच्चा अलग नहीं करना है। आप उसको समस्या को ढूंढते उसे समस्या का निदान करें और अपनी चर्चा में उसे शामिल करें। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर जाता है वो बी के खाते में जाता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। अपने चिंतन में अवधारण परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा को अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक क्या करेगा? कहने का मतलब शिक्षक ऐसा क्या काम करे कि उसका जो शिक्षार्थी है वो अपना अवधारणात्मक चिंतन लाए, यानी सोचने की बात करे। अवधारणात्मक मतलब होता है अपने आप में एक धारणा महसूस करे। तो ऐसे तो इसमें जो आप बात करेंगे, देखिए स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। कहने का मतलब आप बच्चे को स्पष्ट बताएं और स्पष्ट व्याख्या दें और उस व्याख्या में ऐसी चीज़ों को दें जो बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। जब सोचने पे मजबूर हो जाएगा तो अपनी अवधारणा में वो परिवर्तन लाएगा। तो इसका जो आंसर जाता है वो डी के खाते में जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि ये कह रहा है बच्चे के सामाजिकरण में परिवर्तन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। अब देखिए बच्चे का जो सामाजिकरण में उसमें परिवार की क्या भूमिका है? कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है या गौण है? तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपका अगर परिवार ही सही नहीं है तो आप सामाजिकरण नहीं बन सकते। रोमांचकारी नहीं है, परिवार की बात है रोमांच में नहीं ले जानी चाहिए, आप उनको सतर्क रहिए, उन पर विवेक काटिए। और तीसरे नंबर है जो सी, यानी कहने का मतलब ये है बच्चे के सामाजिकरण में लिए सबसे पहले उसके परिवार की भूमिका होनी चाहिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। जटिल परिस्थितियों में संसाधित करने में शिक्षक बच्चों को सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों को सहायता कर सकता है। कैसे सहायता कर देगा शिक्षक? बताइए। जटिल परिस्थितियों में क्या करेगा? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, कोई भी सहायता न देकर जिसमें बच्चे अपने, ये तीसरा भी, इसका जो आंसर जाता है वो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। कहने का मतलब अगर बच्चे के शिक्षण कार्य में कोई बाधा आ रही है तो आप उस कार्य को छोटे छोटे भाग में बांट दें और बांटने के बाद उसे समझा दें तो कहीं तक उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब तो इसका जो आंसर जाता है वो डी के खाते में जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्र कक्षा को प्रदर्शित करती है? देखिए एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है, ये तो थोपना हो गया उस पर। एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका अर्थ शिक्षिका देती है, ये भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये देखें आप सी, ये इसका ऑप्शन नंबर जाता है सी के खाते में। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में, देखो समूह में बात कर रहे हैं शिक्षार्थी, जब समूह में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इन पर कोई अंडर प्रेशर नहीं है, ये अपने समूह में कहने का मतलब स्वतंत्र है। जो भी कमी दिख रही होगी टीचर में अपने आप में वो समूह में बांट लेंगे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाएगी। यानी बच्चे समूह में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद शिक्षिका जाएगी और उन बच्चों को बता के आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी काम बच्चे पर थोपा नहीं जा रहा है। जब थोपा नहीं जा रहा है तो ये बाल केंद्रित में आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को, यानी ये जो बच्ची धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इस बात कहने से बच्ची क्या शो कर रही है? यानी कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतिकारात्मक समझ, अहंकारात्मक चिंतन, कार्यकरणी। और देखिए यहाँ पर क्या है, बच्ची यहाँ जो कपड़े में, वो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यानी कार्यकरणी है। क्या है? इसका ऑप्शन जाता है सी के खाते में, कार्यकरण। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। तो देखिए कम महत्वपूर्ण यानी भाषा विकास में प्रारंभिक। देखिए जब बच्चा प्रारंभ में ही अपनी भाषा के बारे में कुछ नहीं सीखेगा तो बाद में भी कुछ नहीं सीख सकता है। तो देखिए
ये पहला नहीं हो सकता, कम महत्वपूर्ण नहीं है, अहम महत्वपूर्ण नहीं है और अति संवेदनशील है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन इसका मेरे हिसाब से जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो सी के खाते में जाएगा, अति संवेदनशील। बात आ रहा है 14, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई गतिविधि होती है ना, उसमें अगर बच्चा भाग ले तो ज़्यादा सृजनशील होगा। ठीक है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षा की डांट से बचने के लिए, शिक्षक की डांट, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में। और ये है आपका, इसका जो आंसर जाएगा, देखिए भाइयों आपके हिसाब से क्या है, ये इसका आंसर जाएगा अपनी रुचि से, सी के खाते में। कहने का मतलब कोई भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तब सीखेगा जब उसमें स्वयं में रुचि आ जाएगी। आप चाहे शिक्षक का डांट के पढ़ाए, बच्चा पढ़ेगा नहीं, दूसरे का दबाव बना के पढ़ेगा नहीं। अगर वो खुद में अपने आप में सोच ले ना कि मुझे अब पढ़ना है या मुझे कुछ भी करना है, तो उस स्थिति में बच्चा क्या है, अपनी खुद की रुचि बनाएगा तो वो अधिक सृजनशील हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है। देखिए इसमें आपकी बात करें तो ये आपके हिसाब से क्या है, देखिए आप चारों ऑप्शन को देखिए। इसमें अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यानी कहने का मतलब आधारभूत सहायता, यानी आधारभूत का मतलब प्रारंभ में क्या है, अनुमोदन को संकेत देना, यानी कोई आप अनुमोदन करें। कहने का आधारभूत का मतलब होता है आप प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में देखा जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, अनुमोदन और संकेत देने तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है आपका, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, असमान रहता है। कहने का मतलब जब आपको किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाए तो छात्र सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। क्यों? कि वो दूसरों के सामने बोलता है तो पूरी बात पूरे तरीके से उसको कंठस्थ करके आएगा, उसे सीख के आएगा, उसके पूरे पहलुओं पर विचार करके आएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी के सामने बोलने को लिए दिया जाए तो आप उस समय उसे बेहतर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों में विभिन्न होता है बजाय के। देखिए इसमें आपके दो है, दो आपको फ्लैंक ब्लैंक्स है, तो इसमें दो चीज़ एक साथ भरी जाएंगी। तो देखिए इसमें है पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मात्रा तो प्रकार आकार, इसका है जो आंसर वो सी है, प्रकार मात्रा। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में विभिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यानी ये कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कहाँ से? विकास की गति किधर से किधर चलती है भाई? देखिए ये तो बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास की गति है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन विकास एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाता है। वो क्या है? वो है आपका एड़ी से चोटी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, अव्यवस्थित नहीं, और ये आपका अप्रत्यक्ष नहीं। देखिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी विकास कहाँ की तरफ अनुगमन करता है? क्रमबद्ध करता है और विकास की तरफ। ठीक है, व्यवस्थित तरीके क्रमबद्ध तरीके से करता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपके आंसर में 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19, आकलन। देखिए आकलन में क्या है,
कि ये कह रहा है आपका आकलन क्या है। देखिए आप कोई भी परीक्षा दें या कोई भी पढ़ाई करें, कुछ भी करें, तो जो आपका ये देखा जाता है कि आपने कितना सीखा, कितना काम किया, ये सब आकलन की स्थिति में आता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो आपका डी है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। यानी कहने का मतलब अगर आपका आकलन बार बार किया जाएगा, बार बार आपका आकलन किया जाएगा, तो जो आप सीख रहे हैं उसमें आप में सुधार आ जाएगा। देखिए जब तक आपकी परीक्षा ना हो, ठीक है, तब तक आपका कोई शिक्षा नहीं मानी जाती। ऐसे ही आप सीख रहे हैं और आपका अगर आकलन नहीं किया जाए तो हमें क्या पता आप कितना सीखे। तो कहने का मतलब आकलन से सीखने में सुधार का एक तरीका है। किसी व्यक्ति के सीखने में सुधार किया जाए तो बार बार उसका आकलन किया जाए तो व्यक्ति सीखे, सुधरेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करें 20 की बात। तो ये कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए क्या करा जाए कि बहुभाषी का मतलब क्या है, ऐसी कक्षाएं जिसमें एक से ज़्यादा भाषा के बच्चे हों। जैसे मान लो उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, यानी कई मिक्स बच्चे बैठे हैं। तो उस स्थिति में टीचर को क्या महसूस करना चाहिए, परेशानी महसूस होगी, समस्या महसूस होगी, संसाधन या बाधा, क्या करना चाहिए, देखा जाना चाहिए। किस स्थिति में देखेगा अध्यापक, अधिकांश भारत में अधिकांश कक्षा बहुभाषी होती है इस शिक्षक द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है, बहुभाषी कक्षा में ऐसा नहीं है कि टीचर एक परेशानी अपने आप में महसूस करे, एक समस्या महसूस करे, उसे क्या है संसाधन के रूप में संसाधन देखा जाना चाहिए। यानी व्यक्ति अगर टीचर के पास सबको सिखाने के लिए संसाधन है तो टीचर पूर्ण योग्य होता है, वो उसे सिखा सकता है। नेक्स्ट उसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 21। तो निम्नलिखित में से कोई सा एक सही मिलान वाला जोड़ा, यानी इसमें एक मिलान करवाया आपसे। तो इसमें बात करें जैसे क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, देखो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होता है। मूर्त, ठीक है, देखिए इसका जो आंसर जाता है वो एक एक खाते में जाता है। मूर्त का मतलब ये होता है बच्चा किसी से थीम नहीं, काल्पनिक नहीं, अवगत है, उसको दिख रहा है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। अगर कोई व्यक्ति के आमने सामने कोई चीज़ है तो उसमें वो वर्गीकरण कर सकता है, बच्चा कर सकता है, ठीक है। सीखना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कह रहा है सीखने वाले के संवेग के प्रति नहीं है, ठीक है, संवेगों के क्षीण संबंध रखता है, ठीक है। सीखने वाले के, इसका जो आंसर जा रहा है वो आपके डी के खाते में जाएगा। ये सीखने वाले के संवेग को प्रभावित होता है, यानी सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है जो सीखेगा उसका संवेग में भी परिवर्तन आएगा, उसका संवेग भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट है आपका एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या करेंगे उसमें, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके साथ में आप टीचर होते हुए क्या सलूक करेंगे भाई। डी, देखो ये कह रहा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन देखे हैं इन्यूमरेट कैसे करेंगे इन्हें, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना, यानी आपका बच्चा अधिकांश रूप से देखता है, आपने टीचर को नहीं बताया, उससे कोई अलग से उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई, तो वो क्या देख लेगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। और ऐसे ही उसमें दूसरे में उसे शिक्षा नहीं, ये भी उससे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग वो पढ़ने के लिए आप उसे मना नहीं कर सकते। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हर बच्चों के लिए अलग संस्थान कहाँ बनवाओगे। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित देखिए उसके लिए क्या है कि अलग से व्यवस्था करवानी पड़ेगी कॉलेज में, उसे टीचर अलग से सिखाने की कोशिश करेगा तो वो उसमें उसी विद्यालय में उसे पढ़वाने। कहने का मतलब आपका जो आंसर जा रहा है वो डी के खाते में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा के संदर्भ में
सक्रिय बंधता का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है सक्रिय बंधता। सक्रिय बंधता क्या है? सक्रिय बंधता का मतलब ये होता है आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप किसी बंधता में हैं, आप एक लिमिटेशन में हैं। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा के संदर्भ में सक्रिय बंधता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय में फाउंडेशन का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, याद करना, प्रतिध्वनि सुनना। देखिए जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यानी उसे वाद विवाद, प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल, ये सब चीज़ें प्राथमिक विद्यालय के लिए आपको सक्रिय बंधता है। ये काम तो आपको प्राथमिक विद्यालय में करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्ण है? समावेशन, समावेशन का मतलब है कि कहने का मतलब समावेशन, यानी जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं वो सबके लिए समान हो। तो उस स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो आप देखें क्या हो सकता है। देखिए ये है मेरे हिसाब से, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये जो ऑप्शन है ये समावेशन को प्रदर्शित करता है। ये कोई भी ऑप्शन समावेशन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसमें देखो नहीं है। और यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाता है। ये भी गलत बात है। अगर बच्चा होशियार है तो कॉलेज से भले अलग थोड़ी ना निकाल दोगे। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपाय, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा ईश्वर, ऐसा नहीं है कि होशियार बच्चा ईश्वर की देन है, प्रकृति का सहयोग है, लेकिन वहाँ वो सीखता भी है। तो इसमें इसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मांगा 26, ये कह रहा है, इसमें बात करें के विचार, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसमें आप बात करें प्याजे के अनुसार, जो ये कथन दिया है ना प्याजे के अनुसार है, डी के खाते में जाता है। बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है भाई? सम तथ्यों का एक समुच्चय है, यानी कहने का मतलब जो बुद्धि है वो सम तथ्यों का एक समुच्चय है। बहुत सारे तत्व हो ना, उनका एक समुच्चय है बुद्धि। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए के खाते में जाता है। 28, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए सबसे 4 ऑप्शन दिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? देखो विकास के लिए बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। आपको अगर सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी नहीं है, बेसिक किताबी जानकारी है, तो आपका ये न माने कि आपका विकास है। देखो व्यक्ति का पूर्ण विकसित व्यक्ति वो माना जाता है जिसके सारे पक्षों में कहीं ना कहीं बदलाव हो, और सारे पक्षों को बदलाव करके एक विकास की श्रेणी बनती है। तो यार सामाजिक और सांस्कृतिक, इसका जो आंसर है वो आपका वी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां एक त्रुटि है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? अगर शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां हैं, तो उस संदर्भ में आप क्या कह सकते हैं? उनके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में दिखे जानी चाहिए। देखो जो उसकी गलतियां और त्रुटियां हैं वो उनके चिंतन और समझाने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब आप जब बच्चे की त्रुटियां हैं तो आप उसको चिंतन और जब वो चिंतन करें और उसे समझाएं तब आप देखें। नेक्स्ट है 30 लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजी का। इसमें शिक्षार्थी एक अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे कि जिस रूप में उन्होंने उसको ग्रहण किया है। ये बात क्या है? यानी शिक्षार्थी जिस रूप में आपसे शिक्षा ग्रहण की है उसी रूप में आपको प्रस्तुत कर देंगे। ये क्या है? ये समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों ही पुनः उत्पादित नहीं करते। देखिए कोई भी व्यक्ति है, आपने उसे एक पाठ पढ़ा दिया, क्या वो वैसे ही का वैसा ही बता देगा? नहीं बताएगा ना। वो उससे सोच के उसके निचोड़ को बता सकता है।
ठीक है। तो देखिए आज मैंने यहाँ पर ये पेडालॉजी जो आप ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका मैंने आपको ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इनके हर एक उस पर एक कहने का मतलब अपने आप में एक शोध सा करिए, ठीक है। तो जिससे क्या है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है ऑलरेडी साइकोलॉजी बेस्ड होता है, आपको सोचना पड़ता है। देखिए अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो हो सेकंड में हम कराएंगे मैथ, ठीक है। तो उसका हम आपको डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।